आपको लगता है कि एक के बाद एक जिस तरह से सस्पेंशन हुआ सांसदों का संसद से, ये मोदी सरकार के अंदर की इनसिक्योरिटी को कहीं ना कहीं दर्शा रहा है? दरअसल मोदी सरकार अपनी तानाशाही के अंतिम पड़ाव पर है। दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। इंडिया अलायंस जब से फॉर्म हुआ है, ये सरकार दिखाना चाहती है कि नहीं, उनकी डिक्टेटरशिप लोकतंत्र पे हावी है। लेकिन मेरा मानना है कि जब सरकार ज्यादा डरती है लोकतंत्र के पहरुओं से, तो फिर इस तरह के तरीके अपनाती है। पूरी संसद को निलंबित कर दिया, पूरे विपक्ष को निलंबित कर दिया गया, और पूरा देश देख रहा है कि ये सरकार का एक डरा हुआ कदम है। वो डरते हैं, तमाम धन दौलत गोला बारूद के बावजूद वो डरते हैं कि कहीं लोग उनसे डरना ना बंद कर दें। तो लोगों ने डरना बंद कर दिया। राहुल गांधी का जो नारा है कि डरो मत, उस नारे ने देश के लोगों में एक हिम्मत भरी है, हौसला दिया है, और वही वजह है कि आज पूरा विपक्ष इस सरकार के खिलाफ खड़ा है। और अंतिम चारा था निलंबित करना, उन्होंने निलंबित कर दिया। लोकतंत्र के मंदिर में बुलडोजर चलाया गया सांसदों के अधिकारों पर। लेकिन हम डर नहीं रहे, हम सड़क पर उतरे, हम जंतर मंतर पर बैठे हैं। आप संसद में नहीं बोलने दोगे तो हम जंतर मंतर को संसद बना करके बोलेंगे। कई ऐसे सांसद हैं भाजपा के जिन पर कई तरह के आरोप हैं, खास तौर पर प्रताप सिम्हा, जिनके पास पर एक शख्स की एंट्री होती है और जिस तरह से पूरी सिक्योरिटी को धुआं वो कर देता है आके संसद के अंदर। वो एमपी अंदर है लेकिन बाकी एमपीज को बाहर किया जाता है। वो कायर कहना यहाँ पर सही होगा सरकार को? सिर्फ प्रताप सिन्हा नहीं, आप शुरू करिए रमेश बिधूड़ी, टेनी जी, बृजभूषण शरण सिंह, प्रताप सिम्हा, एक लंबी फहरिस्त है जिन पे क्या कार्रवाई हो रही है किसी को पता भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस के विपक्ष के जो भी सांसद बोल रहे हैं उन्हें निलंबित किया जाए। हम संसद में सिर्फ एक शब्द सुनते हैं, निलंबन निलंबन निलंबन, या फिर स्थगन स्थगन स्थगन, जबकि यहाँ पे बहस होनी चाहिए थी, स्वस्थ बहस होनी चाहिए थी। लेकिन लोकसभा स्पीकर के जरिए, चेयरमैन के जरिए विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। सच्चाई है ये, पहले माइक बंद होता था, अब निलंबन होता है। कैसे जोड़ा जाएगा देश की जनता को इस पूरे मूवमेंट से? जो राहुल गांधी जी का नारा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, वही एक बड़ी कोशिश जोड़ सकती है देश को और हौसला दे सकती है विपक्ष को। तो हम राहुल जी के सिपाही की तरह सड़क पर उतरेंगे, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और देश जुड़ता चला जाएगा। क्योंकि तानाशाही अपने चरम पर है और चरम की एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद उसे नीचे आना पड़ता है। संसद से सांसदों का एक अनप्रेडिक्टेड सस्पेंशन, एक के बाद एक सस्पेंशन, आपको लगता है कि मोदी सरकार के अंदर के डर को, कायरता को दर्शाता है? बिल्कुल। 146 सांसद लोकतंत्र में चुनकर आए, उनकी आवाज छीनी है। करोड़ों लोग जिन्होंने उनको वोट दिया, चुना अपने मुद्दों के लिए बोलने के लिए, आपने उन आवाजों की हत्या की है इनको सस्पेंड करके। ये लड़ाई अब अंजाम तक हमें आपको पहुंचानी होगी। जैसे ही सांसद सस्पेंड हुए, बिल लेकर आए। बिल क्या था? संवैधानिक पद, चुनाव आयुक्त के पद पर कौन बैठेगा उसकी नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया। देश 2024 के चुनाव की दहलीज पे खड़ा, और संवैधानिक पदों पर अपनी संख्या बल पर मर्जी से ऐसे लोगों को जब बिठाया जाएगा तो लोकतंत्र की हत्या है। संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोग जो है वो कंप्रोमाइज लग रहे हैं। आज हम देख रहे हैं साक्षी मलिक, देश की बेटी की आंखों में आंसू हैं। क्यों है वो आंसू? क्योंकि ये पूरी की पूरी सरकार अपने आरोपी सांसद भाजपा के बृजभूषण शरण के साथ खड़ी है। एफआईआर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद होती है। 15 जून को चार्जशीट, आरोप पत्र दिल्ली पुलिस दायर करती है। 6 महीने हो गए, पूछताछ नहीं, गिरफ्तारी नहीं, जबकि चार्जशीट कहती है कि वे आरोपी हैं, उनके खिलाफ सबूत हैं, उनको गिरफ्तार करके उन्हें सजा होनी चाहिए। आज बेटियों की आंखों में आंसू हैं। मैं उम्मीद करती हूँ पीटी उषा जी, आप एक महिला खिलाड़ी रही हैं, बोलिए, चुप मत रहिए। हम अपील करते हैं देश के खिलाड़ी भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी से, बोलिए बोलिए। आप अगर चुप रहेंगे तो कौन बोलेगा? यह देश रहा। इसी लड़ाई को लेकर आज इंडिया अलायंस की
28 जो हमारे दल हैं वो सारे भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर लोकतंत्र की इस आवाज को बुलंद रखने के लिए आज एकत्रित हो रहे हैं। ये हमारा पहला जो है वो प्रदर्शन है। 28 दिसंबर को कांग्रेस 138 वर्ष पूरे कर रही है और महाराष्ट्र के नागपुर में 10 लाख कांग्रेस का कार्यकर्ता एकत्रित होगा। है तैयार हम के नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे और पूरी विश्वास है जुड़ेगा भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा। धन्यवाद। देश की सबसे सुरक्षित इमारत में सेंधमारी करने वाला शख्स इस वक्त उस शख्स जो है जिस एमपी के पास पर आता है वो अभी भी संसद के अंदर है, लेकिन बाकी सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। आपका टेक इस पर क्या है? देखिए किस तरीके से जो बीजेपी ने 146 जो सांसदों को सस्पेंड करने का काम किया है इन लोग ने। मैं नरेंद्र मोदी का बात ही याद कराना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी थोड़ा गजनी है, बात बोलता है वो भूल जाता है, पूरा दुनिया में जाता है, वहाँ जाके बोलता है भारत देश, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलता है। उसको इंडिया आते आते ये फादर ऑफ हिपोक्रेसी बन जाता है। क्यों? इनको कोई सवाल नहीं सुनना। पार्लियामेंट में सवाल पूछेगा, किसके लिए सवाल पूछ रहे हैं? जो इतनी बड़ी चूक हुई है सिक्योरिटी, उसको लेके सवाल पूछेगा। अमित शाह पार्लियामेंट में जवाब देना चाहिए था, पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे रहे, मीडिया के सामने दे रहे हैं। अरे भाई साहब, आप जो मीडिया का ओएम नहीं है, वो मिनिस्टर नहीं है, इस देश का वो मिनिस्टर है। अब जो भी सवाल पूछ रहे हैं वहाँ पार्लियामेंट में भाग रहे हैं। इतना डरपोक लोग हैं, आमने सामने इन लोगों को फेस नहीं कर पा रहे, सवाल को जवाब नहीं दे पा रहे। जो राहुल जी ने बार बार इन लोगों को सवाल पूछ रहे हैं, वो भागता है इन लोग सवालों से, जवाब इनके पास नहीं है। तो अंदर किस तरीके से कौन कौन है, प्रताप सिंह वो बुदुड़ी कि किस तरीके से समाज को लेके गंदी गंदी गालियाँ दिया, वो अंदर है। वो प्रज्ञा अंदर है। ऐसे ऐसे लोग अंदर है जो इस देश में कोई आवाज़ उठाता है। कोई भी पार्टी, अपोजिशन पार्टी का संसद है, वो नया स्कीम बनाया इन लोगों ने। जब चुनाव आता है पूरा राज्य में इनका चुनाव, आईटी, सीबीआई, ईडी चुनाव लड़ता है। अभी पार्लियामेंट में इनका बिल पास कराना है, इनका सस्पेंशन। बेरोजगारी का सवाल पूछे सस्पेंड, महंगाई का सवाल पूछे सस्पेंड, सिक्योरिटी छूक हो गया उसका सस्पेंड, कोई सवाल पूछा सस्पेंड सीधा। आपको लगता है कि मनमानी करने के लिए मोदी सरकार ने इस तरह से किया कि 146 सांसदों का निलंबन कर दिया? क्योंकि निलंबन के बाद से IRPC, CRPC, IPC, इसके अलावा एविडेंस एक्ट जैसे जो एक्ट हैं उनको रिप्लेस भी किया गया है। आपको लगता है मनमानी करने के लिए क्या गया? 100% आज़ाद भारत का इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी लेवल पे सस्पेंड हुआ है। अपोजिशन का बात सुनने को तैयार नहीं है, आम जनता का बात कहाँ सुनेगा? पार्लियामेंट किसके लिए? पार्लियामेंट में पॉलिसी मेकर अपना बात रखना है, डिसीजन मेकर से। तो ना डिसीजन मेकर हो रहा है, अपना खुद का अपने 10 लोगों का डिसीजन के लिए सबको बाहर कराने का काम कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब कितने भी कोशिश करो, इस लोकतंत्र को आप लोग ने ख़त्म करने में लगा है। इस लोकतंत्र का आत्मा इस देश के अंदर है। इस लोकतंत्र को आप कितने भी कोशिश करो, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये महात्मा गांधी जी का देश रहेगा। आपने इसको नाथुराम गोडसे देश बनाना चाह रहे हैं, इसको चीना बनाना चाह रहे हैं, इसको नॉर्थ कोरिया बनाना चाह रहे हैं। ये देश का जनता उन्हें नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया सर। देश की सबसे सुरक्षित इमारत में घुसपैठ करने वाला शख्स जिस एमपी के पास पर आता है वो संसद में मौजूद है, लेकिन जो सवाल करते हैं उस पूरी घटना पर उन्हें बाहर कर दिया जाता है। क्या कायरता को दिखाता है सर? ये कायरता नहीं, ये भाजपा का राजतंत्र है। ये बुलडोज सरकार है जिसमें विपक्ष मुक्त, वो सदन भी चाहता है, विपक्ष मुक्त और सवाल मुक्त सदन चाहता है, जिसपे कोई भी सवाल भाजपा से, भाजपा के प्रधानमंत्री से, भाजपा के होम मिनिस्टर से कोई सवाल पूछ नहीं सकता है। ये बहुत दुखद है और कहेंगे कि इतिहास में ये काले दिन की तरह याद किया जाएगा कि सदन की सुरक्षा पे सेंध लगी। ये सिर्फ सदन की सुरक्षा पे सेंध नहीं है, सदन की सुरक्षा में सेंध का मतलब हमारे देश का एक भी कोना सुरक्षित नहीं है। वहाँ सेंध लगी, 4 मिनट के लिए होम मिनिस्टर आते, क्योंकि सदन की सुरक्षा की सिक्योरिटी जो अंडर मिनिस्ट्री आती है वो होम मिनिस्टर के अंडर है, उनको आके जवाब देना चाहिए था। उल्टा जब विपक्ष ने डिमांड की तो लगभग 150 सांसदों को सदन के बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये अनफॉर्चुनेट है, ये लोकतंत्र की हत्या है।
मुझे लगता है कि बहुत जल्द भाजपा वाले ये भी फरमान जारी कर सकते हैं कि भैया सदन के भीतर हमें विपक्ष चाहिए ही नहीं, जो विपक्ष से जीते हुए सांसद है इनका बस चलेगा तो उनको भी ये डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो ये बहुत ही दर्दनाक है, विपक्ष के लिए नहीं पूरे देश के लिए। सांसदों के निलंबन के बाद बहुत सारे बिल ऐसे लाए गए जिनसे सीधा सीधा जनता को भी नुकसान है, उनसे भी जुड़े हुए ये बिल रहेंगे, उनको कैसे इस पूरे मुहिम में शामिल? देखिए, हमें तो लगता है कि इनका षड्यंत्र था। 3 महत्वपूर्ण बिल थे, क्रिमिनल बिल जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होने थे, बहुत सारा वाद विवाद होना था। आज आपने राजद्रोह को देशद्रोह मान लिया है, आज आपने मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा का प्रावधान किया। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें बहुत बारीकी से देखना था। और भाजपा जब से आई है उसने संविधान को अगर तोड़ मरोड़ना हो, अगर किसी भी बिल में अमेंडमेंट करना हो, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा को देखकर, अपनी जीत को देखकर, विपक्ष को डराने को देखकर बिलों को भी तोड़ती मरोड़ती रही है। तो ये जो क्रिमिनल बिल भी ये लेकर आए हैं और पास किया है, ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धब्बा है और बहुत खतरनाक काम किया है। Do you think Modi government has completely gone draconian? They've always been draconian. They've only become more draconian now. Their model is to make India into a Hindutva Iran, where the state will have overwhelming powers to interfere into individuals' lives and have a tight control over the citizenry via its laws and through its law enforcement agencies and police force. And that is only getting reiterated by every passing day and by every passing act of this government. The recently passed laws, which they say have decolonized the IPC, is far from the truth. In fact, it's more colonial and more Victorian than the old version of the IPC. In fact, they have given police far more powers, taken away rights of the people they arrest, and have only the stranglehold of the police state is only going to get more. And in the new Postal Act, they can intercept any mail in the name of national security. In the Telecom Act, they want to exercise control not only over broadcasters and telecom companies, but even over social media platforms. So in every aspect of society, they want to weaponize the law and have a stranglehold over it. The people of India will feel the bite and the pinch as these laws get implemented, and the effects are felt at the police station level. The consequences are far-reaching and very grave, and they want to pass laws without an opposition in the house, because they want parliament just to be a stamping house like it is in North Korea or in China. So they don't want any divergence of opinion, discussion, debate or dissent. Unprecedented suspension of 146 MPs from the parliament shows some sense of insecurity in ruling party. That is why I don't understand why they should be insecure. They have 303 members. They can vote anything and they can always get any voted. So what is the harm in allowing us to have our say in these bills? That insecurity is actually very difficult for me to understand. If I had 303 members, I would be supremely confident and allow the opposition to say whatever it wants to say and counter it with my arguments and win the vote. One more question. IPC, CRPC Evidence Act replaced in empty parliament. What's your... As I said, this law has got far-reaching consequences. Many rights which people have been taken away. Police have been given far greater powers, very little oversight. So it's a very colonial law. And we have many of us have written about it, spoken about it. Many of us who are in the legal profession have said what the consequences are. People must pay attention to what we have said. These laws, particularly the renumbering, is going to create a gridlock in the judicial system. For example, before you would call somebody a 420, you can't call anybody a 420 anymore. That's not a cheating case because section 420 is not there. It is 318. So at the police station level, there will be so much confusion into what section to apply, and at the magistrate level, there will be so much confusion on how to apply, to deal with the case, whether you deal with the case which has been filed before when the old law was there and how to deal with it in the new law. So a lot of gridlock. And secondly, giving so much police powers and the DK Basu judgment has been so watered down with this law, it's bound to be challenged in the Supreme Court, and we are only hoping that the Supreme Court will step in and reverse some of these very draconian measures this government has taken. सांसदों के सस्पेंशन के बाद बहुत सारे बिल पास किए गए। आपको लगता है कि ऐसा ही यही मनमानी करने के लिए मोदी सरकार ने ये सारा सस्पेंशन का जो तमाशा ही किया है? मोदी सरकार मनमानियों के दम पे ही चल रहा है। मोदी सरकार एक तानाशाही सरकार है। लोकतंत्र क्या होता है उसे कुछ नहीं पता है, और लोग
लोकतंत्र में कैसे सबको साथ में लेके सभी पक्षों की बात सुननी चाहिए। वो एक तानाशाह है, तानाशाही उनके खून में है, इसलिए वो जो उनका खून में वो वही कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में इस पूरे मामले को आगे कैसे लेके जाएगी और इसमें महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा? देखिए, महिलाएं हर पर कांग्रेस के साथ है। जिस तरीके से बढ़ती महंगाई, जिस तरीके से बढ़ते महिलाओं पे अपराध बढ़ रही है, महिलाओं ने ठान लिया कि आगे 2024 में आप देखोगे 18 तारीख को यहाँ पे जो धरना दिया उसमें इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं जुड़ गए थे कि पुलिस के नाक में भी दम आ गया था। महिलाएं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व के साथ है, इंडिया अलायंस के साथ है, और इंडिया अलायंस ने महिलाओं के हर दुख दर्द को समझा है, और आने वाले समय में जो मैनिफेस्टो भी निकलेगा वो महिलाओं के हित में होगा। 140 सांसदों के सस्पेंशन होता है, उसके बाद कई महत्वपूर्ण बिल पास हो जाते हैं। आपको लगता है कि यही मनमानी करने के लिए मोदी सरकार ने ये सारा तमाशा किया? कई सालों से मैं कह रहा हूँ ये सत्ता का नशा है, ये नरेंद्र और शाह है। जैसे लगता है कि वो सत्ता के नशा में अभी चकनाचूर हैं और वो लगातार ये चाहते हैं ये देश जो है वो संघी सोच से चलेगा, उनके मन में ऐसा है, और ये देश उनकी तानाशाही मर्जी से चलेगा। वो देश जो है वो चुने हुए प्रतिनिधियों से नहीं पर उनके सिलेक्टेड अफसरों से चलाने की कोशिश है। मुझे लगता है कि देश के अंदर चुनाव एक सिर्फ नाम का रह जाएगा अगर मोदी और शाह की रेजिम है और लंबी होगी। इस देश को जैसे हम लोगों ने फिरंगियों से, अंग्रेजों से मुक्त कराया था, उस गुलामी से दोबारा इस देश को संघियों से मुक्त कराने की ज़रूरत है। और इसीलिए अब जो पहले जैसे हम फिरंगियों से लड़े थे, अब संघियों से लड़ने का ये वक्त आ गया है। वो चाहते हैं कि वो हर कोई कानून बदलना चाहते हैं, वो हर कानून। अब सवाल ये होता है कि देश में तड़ीपार ही जब होम मिनिस्टर हो, जब तड़ीपार ही कानून बनाएगा तो वो कानून कैसा बनेगा? तो मुझे तो लगता है जैसे हमारे यहाँ पे पहले जो फिल्मों में होते थे कि जब गुंडे मवाली टाइप के जो लोग हैं अगर वो सत्ता के सिंहासन पर बैठ जाए तो देश का क्या हाल हो, तो ऐसी ही आज देश की हालत है कि जिसको हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार किया था वो कानून बना रहा है और वो सबको सिखा रहा है कि देश का लोकतंत्र कैसे चलेगा। देश का लोकतंत्र खतरे में है। मुझे लगता है सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है। लोकतंत्र खतरे में है, सेव डेमोक्रेसी, इसी मंच पर आज तमाम विपक्षी दल इकट्ठा भी हुए। इस मुहिम से अब जनता को कैसे इसमें शामिल किया जाएगा, कैसे जोड़ा जाएगा? देखिए, आज मैं यहाँ पर हर झंडे को देख रहा था, वो चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडा लेकर खड़े थे या अलग अलग 28 पार्टी के, कहीं कोई लाल झंडा था, कोई नीला झंडा था, हर कोई अपने अपने झंडों को लेकर। मुझे लगता है कि देश के तिरंगे के नीचे हर पार्टी का झंडा जो है वो उसमें मिलाने की ये कोशिश है, और लगातार ये नारा भी है कि मेरे देश का झंडा तिरंगा अब नहीं चलेगा दोरंगा। तो ये जो दोरंगी सोच वाला जो झंडा है वो अब नहीं चलेगा। और मुझे आज ये दृश्य देखकर एक सुकून मिला कि आज देश की विभिन्न जो पार्टियां हैं वो अपनी पार्टी की विचारधाराओं को भी एक भारत की विचारधारा में सम्मिलित करने के लिए और देश की जनता के लिए अपना थोड़ा बहुत अगर लगे कि कॉम्प्रोमाइज करके भी जाने देना है तो वो जाने देने की भावना कि देश के लिए कुर्बान करना है, देश के लिए त्याग करना है। हर पार्टी आज देश के लिए त्याग और कुर्बानी के लिए तैयार होकर एक मंच पर आ रही है। ये आह्लादक दृश्य है। आज़ादी के पहले बहुत सारे अलग अलग गठ लड़ रहे थे, पर सब ने जब एक होकर जब लड़े, जब सब लोग कांग्रेस होकर तब तो लड़े थे, पर सब एक होकर लड़े। मुझे लगता है एक होकर लड़ने का ये वक्त है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। देश जरूर बचेगा, लोकशाही जरूर बचेगा अगर जब एक होकर सब लड़ेंगे। मतलब जो कहते हैं ना हम लोग, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, अवश्य जीतेगा ये मेरा इंडिया। देश की संसद से 140 सांसदों का सस्पेंशन किया जाता है, उसके बाद कई महत्वपूर्ण आईपीसी, सीआरपीसी, टेलीकम्युनिकेशन बिल, ये तमाम बिल पास कर दिए जाते हैं। आपको लगता है कि यही मनमानी करने के लिए ये सारा तमाशा जो था वो किया गया? देखिए, ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी जी की सरकार, ये सरकार किसी भी तरह लोकतांत्रिक तरीके से बिल पास करना, बहस करवाना, सेशन में बातचीत करवाना, डिस्कशन करवाना, इसमें यकीन नहीं करती। ये नहीं चाहते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस कोई बिल का हो, ये नहीं चाहते हैं कि उसके अंदर के खामियां देश के सामने हो। ये जिस तरीके के तानाशाही बिल्स लेके आ रहे हैं, तुगलकी फरमान ये लेके आ रहे हैं, इसके ऊपर अगर खुल के बहस हो, खुल के चर्चा हो तो इसमें खामियां बाहर निकल के आएंगी। ये नहीं चाहती ये हो, इसीलिए बहाने से जो भी बात करने वाले होते हैं, जो भी अपोज करने वाले होते हैं, उनको संसद के बाहर कर ये अपने बिल को पास करवाना चाहती है। और इसी के साथ साथ में इनको ऐसा लगता है कि जो है लोग इनको वोट दे दिए, ये जो चाहे ये कर सकते हैं, जो मनमानी इनकी जो कर सकते हैं वो करना चाहिए, उनको ऐसा लगता है। इसीलिए
ना प्रधानमंत्री आते हैं, ना होम मिनिस्टर आते हैं, ना इम्पोर्टेंट मिनिस्टर आते हैं। जब भी हम डिमांड करते हैं स्टेटमेंट की, जब भी हम डिमांड करते हैं जवाब की किसी सवाल के ऊपर, ये सदन में आके जवाब देना नहीं चाहते, बाहर से जवाब देने की कोशिश करते हैं। आपने सदन की बात की, जिस एमपी के पास पर एक शख्स घुसता है और पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को या कहीं की सबसे सुरक्षित इमारत की सुरक्षा को तार तार कर देता है, वो शख्स, वो एमपी अभी भी अंदर है, लेकिन जो सवाल करते हैं वो बाहर हो जाते हैं, ये किस ओर इशारा करते हैं? भारतीय जनता पार्टी की एम एक एमपी बनाम 146 अपोजिशन की एमपी, एक एमपी जो एकदम पब्लिक डोमेन में है, सारे टेलीविजन चैनल्स में आप लोग सब चलाए हुए हैं। एक एमपी इनको पहले पासेस देता है जिससे रेकी होती है, ये वही एमपी फिर पासेस देता है और वही एमपी इनको साथ में लेके आता है। उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, उसका सस्पेंशन नहीं होता, लेकिन जो कार्रवाई की मांग करते हैं और स्टेटमेंट की मांग करते हैं अपोजिशन एमपीज की, 146 एमपीज को ये सस्पेंड करके बाहर रखते हैं। तो इनका आप तरीका देख लीजिए। महुआ मोइत्रा का जो केस था उसमें कोई एविडेंस नहीं था। राहुल गांधी जी के ऊपर जो कोर्ट एक जजमेंट देती है, विद इन मिनट्स, अभी वो जजमेंट की कॉपी भी बाहर नहीं आती है, विद इन मिनट्स डिस्क्वालीफाई कर देते हैं ये। और जितने एमपीज को प्रिविलेजेस कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज को भेजें तंग करने के लिए, इससे एकदम साफ जाहिर होता है इनके लोग कुछ भी करें। मंत्री हैं, उनका बेटा जो है किसानों को अपने गाड़ी के नीचे रोन देता है, लेकिन वो मंत्री रिजाइन नहीं करता। इनके इतने आरोपी मंत्री हैं, वो किसी को रिजाइन करने नहीं बोलते, लेकिन जो सवाल पूछते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, जो देश के इनोसेंट लोगों की आवाज़ जो बनने की कोशिश करते हैं, उनको ये संसद के बाहर करते हैं। आखिरी सवाल, सेव डेमोक्रेसी जिस मंच पर तमाम विपक्षी दल इकट्ठा हुए, इस मुहिम से जनता को जोड़ने के लिए क्या और कैसे किया जाए? देखिए, हम लोग तो पहले संसद के अंदर हम लोगों ने हंगामा किया, हम लोगों ने विरोध दर्ज की। बाहर पार्लियामेंट बिल्डिंग की जब हम लोग को बाहर किया गया, पार्लियामेंट कैंपस में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए, डेमोन्स्ट्रेशंस किए, वहाँ पे हमारा विरोध दर्ज किए। लेकिन जब सैटरडे कल हो गया तो अब हम लोग इस बात को बाहर लेके जाना चाहिए। जो लोग आवाम से चुन के आते हैं, उनको किसी के पास भी वो पावर नहीं कि वो उनको बाहर कर सकें, किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं कि वो बाहर उनको कर सकें। जनता की आवाज़ें जनता के चुनिंदे हुए लोग हैं, तो जनता के चुनिंदे हुए लोग जब उनको जिस पार्लियामेंट में जनता भेजी है वहाँ से उनको बाहर निकाला जाता है, तो वो लोग वापस जनता के पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, बोलेंगे हम आपकी आवाज़ उठा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन ये तानाशाही सरकार हम लोगों को बाहर की है और इस तानाशाही सरकार को सिर्फ एक्सपोज नहीं करना है, 2024 में सत्ता से उखाड़ के फेंकना है। सांसदों के सस्पेंशन के बाद कई सारे बिल पास किए गए, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, टेलीकम्युनिकेशन, बहुत सारे बिल। आपको लगता है कि मनमानी करने के लिए ही सस्पेंशन किया गया? मनमानी बहुत छोटा शब्द है, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। दुनिया में हमारी छवि बनेगी कि पता है कि यहाँ 2.5 मिनट में बिल पास होते हैं, 5 मिनट में बिल पास होते हैं। मान लीजिए आपकी मेजॉरिटी थी, ये न्याय संहिता वाला बिल आप पास करा लेते, लेकिन बहस होती तो हमारा पक्ष भी जाता लोगों के बीच में। लगता कि ये क्या विसंगतियां हैं, आपने वो सारी संभावनाओं पर पानी फेर दिया। तो जाहिर तौर पर आप ये समझते हैं कि लोकतंत्र को राजतंत्र की तरह आप चलाएंगे और हर कोई कहे कि राजा तेरे सुबह की जाए, वो नहीं होगा। हिंदुस्तान का मिजाज बहुत बड़ा है। सेव डेमोक्रेसी जिस मुहिम के लिए आप यहाँ हैं, आपने लालू जी का जिक्र भी किया, उनकी तरफ से भी जनता का आह्वान किया। नहीं, बिल्कुल। इसमें अब देश की जनता को शामिल करने के लिए नहीं, बिल्कुल देश की जनता को अगर शामिल नहीं करेंगे, लोकतंत्र अपने यहाँ एक ऐसा प्रोडक्ट था ना जिस पे बहुत काम करना था। मोदी जी ने 9 वर्षों में इसका ज़िबा किया। बाहर जाके कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और माँ की बीमारी और माँ को बीमार करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। सांसदों का सस्पेंशन क्या इस सरकार की कायरता को दिखाता है? बिल्कुल, सरकार पूरी डर चुकी है। हम क्या मांग रहे थे? हम सिर्फ चर्चा मांगते हैं, हम चुन के जाते हैं। इस देश की जनता हमके चुन के क्यों देती है कि हम दिल्ली आए और चर्चा में भाग ले। और हम क्या मांग कर रहे थे कि जो अटैक पार्लियामेंट में हुआ उस पर चर्चा हो, किसानों को न्याय मिलने के लिए चर्चा है चाहते हैं, महंगाई पे चर्चा चाहते हैं, आज इस देश का बच्चा बेरोजगार है उस पर चर्चा चाहते थे और हम चर्चा चाहते थे। मैंने खुद सरकार को विनती की थी कि आप बताएं, हम लोग बैठेंगे और हम चर्चा करेंगे, लेकिन सरकार भाग रही थी। और ये सबसे बड़ी बात, हमको निकालने के बाद उन्होंने ऐसे बिल लाए हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं, जो ये टीवी चैनल देख रहा है उसकी भी सिक्योरिटी और प्राइवेसी में दिक्कत आने वाली है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के तौर पर इस पूरे मुद्दे को आप जनता के बीच में कैसे लेके जाने वाले हैं?
ये पूरी ताकत से लड़ेंगे क्योंकि ये प्राइवेसी का इशू है। 3 बिल इन्होंने लाए। पहला जो क्रिमिनल लॉ का बिल लाया वो तो ऐसे है कि किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, उसे 90 दिन बेल नहीं मिलेगी। आप सोचिए, और सरकार कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पहली बात तो जो भी सरकार आए उसको जो जिसको चाहिए उसको नागरिक को 90 दिन के लिए जेल में डाल सकते हैं, पहला। दूसरा बिल ऐसे लाया है कि किसी का भी, आपका भी, जो देख रहे हैं उनको भी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ हमारे जो राजनीति में उनका सवाल नहीं है, आपका भी मोबाइल रिकॉर्ड हो सकता है मैडम, आपका भी हो सकता है, ये कैमरामैन का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, और कोई परमिशन नहीं लगेगी। दूसरी और तीसरा बिल इलेक्शन कमीशन, ये ऐसी बॉडी थी जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी तय करते थे, उस कमेटी पे थे। आज की कमेटी में मेजॉरिटी ये सरकार की होगी। सो जो सरकार में रहेगा वो इलेक्शन कमीशन पे दबाव ला सकता है। आज तक इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी, लेकिन ये जो नया बिल लाया है ये हमारे इलेक्शन कमीशन पे भी प्रेशर डाल सकता है, जो गलत है। आज तक इलेक्शन कमीशन ने हमेशा अच्छा ही काम किया है, पारदर्शिता से ही काम किया है। तो हमारी उम्मीद है ये जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस है इस देश की, जैसे इलेक्शन कमीशन है, उनको फ्रीडम, स्वायत्तता रहनी चाहिए। एक के बाद एक संसद से सांसदों का सस्पेंशन, आपको लगता है कि मोदी सरकार के अंदर के भय को, डर को दिखाता है, इनसिक्योरिटी दिखा रहा है ये? बिल्कुल सही है, वो भयभीत हैं। हालांकि 3 राज्यों में इनकी जीत हुई है, लेकिन इनको आगे 2024 नजर आ रहा है, और खास के जो इंडिया गठबंधन है उससे इनको घबराहट है। उनको इस बात का खतरा महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में तमाम विपक्ष एकजुट हो जाएगा और 2024 उनके लिए एक प्रकार से बहुत मुश्किल होगा। आगे क्या तैयारी है? आज ये एक दिन का अभियान, या इस अभियान से देश की जनता को जोड़ा जाएगा, उन्हें भी बताया जाएगा कि लोकतंत्र पर कैसे प्रहार हो रहा है? बिल्कुल, आज तो हम लोग इसलिए यहाँ जमा हुए हैं और तमाम इंडिया गठबंधन के साथी इसमें जमा हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में जो विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया गया है, ये बहुत ही दुखद है, ये अलोकतांत्रिक है, और इसी के खिलाफ आज ये हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। संसद से 146 सांसदों के सस्पेंशन जो है, क्या है मोदी सरकार की कायरता को दर्शाता है? देखिए, आज देश के नौजवानों की, देश की महिलाओं की, देश के दलित वर्ग की, देश के बैकवर्ड क्लासेस की और देश के गरीबों की आवाज़ को आज कुचला जा रहा है। जो भी माननीय सांसदगण चुन के जाते हैं तो उन्हें इसीलिए चुना जाता है कि वो हर वर्ग की, हर पहलू का वहाँ पे अपनी बात रखें, और जिस तरीके से हमारे स्पीकर साहबान और हमारे चेयर पर्सन साहबान जिस तरीके से हमारे सांसदों का निलंबन कर रहे हैं, मेरा ख्याल से कि ये पूरे देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि 143 सांसदगण जो देश की जनता की आवाज़ उठाना चाहते थे, उनकी आवाज़ दबाने के लिए उनको संसद से सस्पेंड किया गया है। और आज हम सभी इंडिया गठबंधन में एकजुट होकर इस देश की जो तानाशाह सरकार है उसको चलता करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ रहेंगे और इसको यहाँ से चलता करेंगे। 146 सांसदों का सस्पेंशन किया गया, क्या ये सरकार की कायरता को दिखाता है, और इंडिया गठबंधन के तौर पर इसे जनता के बीच में कैसे लेकर जाने वाले? और आने वाले 2024 के चुनाव में यह हमें बहुत इंडिया गठबंधन का काम है लोगों को जागृत करना, लेकिन आज और हमारे साथ जो 146 सांसदों के साथ जो व्यवहार हुआ, उस व्यवहार के बारे में जनता को बताना और आगाह करना कि हम क्या चाहते थे और क्या सरकार क्या की, इसी विषय पर इंडिया गठबंधन का जो निर्णय है उस जनताओं के बीच में आप देखे होंगे कि हर प्रदेश में प्रदर्शन होगा, धरना होगा, कार्यक्रम चलेगा, और लोगों के साथ यही है मकसद। जिस सांसद के पास पर एक घुसपैठिया घुसता है और सुरक्षा व्यवस्था को तार कर देता है, वो अंदर है, लेकिन जो सवाल करते हैं सांसद वो बाहर है। कायरता को दिखाता है सरकार। यही तो हम लोग चाहते थे
कि जो बाहर से आए थे, जो घटना घटी उसके बारे में स्पष्टीकरण मांगना, यही तो हम लोग चाहते हैं। उस तरफ को ध्यान हटा करके 146 लोगों को निकाल दिया और असली काम को छिपा दिया। Do you think Modi government has completely gone draconian? Yeah, when they are passing laws related to crime, telecom and election commission, 145 MPs had been thrown out of parliament. Our only demand was Home Minister's reply in the parliament regarding the parliamentary security breach. They are not ready to do that thing, and the Prime Minister himself is leading the campaign that this parliamentary breach is not a serious one. When it is not serious, then why UAPA has been filed on those 5 people who had been arrested? These are all the questions we wanted to ask in the parliament, and we wanted the answers from the government. But the government is hell-bent on murdering the democracy in India, and this is the first step towards that. Does unpredicted suspension of MPs from parliament suggest in some sense of insecurity in the ruling party? The government of India has lost the sense, and they are just starting to become autocratic in nature, and they are throwing the opposition out of it. And India, after the formation of India Alliance itself, they are more disturbed and they are more being under pressure from the public. Therefore, they are unable to understand the power of India and the voters' power also. And the India Alliance is united, and we will be able to defeat them comfortably in 2024. संसद से 146 सांसदों का निलंबन होता है। आपको लगता है कि सरकार की कायरता को, डर को ये दिखा रहा है? कुछ सांसदों का नहीं, राज्यसभा में तो 20% सांसद बाहर हैं। कुल मिलाकर 146 का ये नंबर हो गया है, जो 12 दर्जन से भी ज़्यादा है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास में तो ये पहली बार हुआ ही है। लगता है कि दुनिया के इतिहास में भी इतनी बड़ी संख्या में कहीं सांसद किसी संसद से निलंबित नहीं किए गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। कायरता नहीं, ये तानाशाही की तरफ वो जा रहे हैं। डरपोक तो वो हमेशा के रहे हैं। 1925 से अगर कोई डरपोकी को हमारे देश के अंदर लगातार कायम रखे हुए है तो वो यही लोग हैं, और ये कायर हैं, डरपोक हैं, ये फेस नहीं करना चाहते जनता को और विपक्ष को, इसलिए विपक्ष विहीन संसद बनाने का इनका अरमान है। आज ये विपक्ष विहीन करना चाहते हैं, और अगर इसी तरीके से इनके हाथ में सत्ता रही तो संसद विहीन भी इस देश को ये कर देंगे। एक और सवाल है मेरा, इंडिया गठबंधन के तौर पर इसे अब आप कैसे लेके जाने वाले जनता के बीच, और इस मुहिम से जनता को कैसे जोड़ा जाएगा, इसके लिए क्या प्लान है? नहीं, देखिए, इसमें जितनी भी पार्टियां हैं वो ज़्यादातर जनता के बीच की रहने वाली पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, और लोगों में एक बहुत बड़ा विश्वास कायम हुआ है जब से इंडिया गठबंधन बना है। और समय समय पर जो इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखती है तो जनता की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आज पूरे देश के अंदर कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं बड़ा, कहीं छोटा, ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये एक बड़ी बात है। मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन के गठन के बाद ये पहला एक्शन प्रोग्राम है जो हिंदुस्तान के अधिकांश ज़िलों में और अधिकांश स्टेट कैपिटल्स में ये संपन्न हो रहा है। मैं समझता हूं कि अगर यही तरीका आगे रखा गया तो 2024 में इंडिया गठबंधन ज़रूर जीतेगा और हिंदुस्तान भी जीतेगा। देश की संसद से सांसदों का निलंबन होता है, वो बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो सांसद अंदर बैठे हैं जिनके पास पर एक सिक्योरिटी ब्रीच करने वाला शख्स अंदर आता है। इस पूरे घटना को आप कैसे देखते हैं और ये किस ओर इशारा है? देखिए, मुझे लगता है कि एक प्लान है कि जो डिस्कशन और डिबेट है वो हाउस में नहीं होना दिया जाए। और जो देखिए, जब ये वाक़ा हुआ 13 दिसंबर का, तो हमारी तरफ से सिर्फ ये छोटा सा मुतालबा हुआ कि इस पर बयान आप दीजिए, कैसे हुआ, क्या हुआ, और हमें एतमाद में ले लीजिए सारे हाउस को। वो कोई बड़ी बात नहीं थी। जो हमारा मुतालबा था वो कोई बड़ा नहीं था। वो आके 10 मिनट के लिए कह सकते हैं और क्या उपाय आप करने जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं किया गया। मुझे लगता है कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको दूर रखा गया एक मनसूबाबद्ध तरीके से, ताकि जो अहम जो बिलजानी हो, डिलिब्रेशन डिस्कशन होने वाले थे, उनसे वो दूर रखे। अब देखिए किन को आप अगर देखेंगे जो लिस्ट है जिनको सस्पेंड किया गया, कोई जिन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में,
इतना किया, कोई 40 साल कुछ है, कोई 6-7 साल 7 टर्म किसी की देखिए हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब है 1980 में चुन के आ गए हैं, शशि थरूर जी हैं, तो मनीष तिवारी जी हैं, और कैसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने किया है, तो सुप्रिया सुले जी हैं जो कंट्रीब्यूट करते रहे, वो तो कोई बिहेवियर नहीं था। बात ये है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक ये है कि जब आगे होगा तो आगे क्या होगा, ये एक राष्ट्रीय पंचायत है, हर बड़े मसले को यहाँ उठाना चाहिए। ये नहीं कि सिक्योरिटी का मामला था और वो नहीं बोल सकते थे सिक्योरिटी के ऊपर, वो बाहर बोले, टीवी चैनल पर बोले, अखबार में बोले, लेकिन हाउस में तो ये मुझे लगता है कि सारे हाउस का यही नहीं कि एक अपमान है, बल्कि ये है कि हाउस से डिबेट और डिस्कशन से कोई अवसर नहीं छोड़ना, ताकि ये सारा जो है उनका एजेंडा जो है बिल्स हैं बाकी है वो पास हो जाए बगैर किसी काउंटर व्यू के। इंडिया गठबंधन के सेव डेमोक्रेसी के इस मुहिम में देश की जनता को कैसे शामिल किया जाएगा, क्या प्लान? देखिए ये भी एक आज हमारे सारे मुल्क में आज मुझे लगता है कि हर एक जो स्टेट कैपिटल है वहाँ पर विरोध हो रहा है, वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, वो एक तरीका है। ये आज जो यहाँ हुआ और जितना जोश खरोश लोगों में है, तो ये संदेश है, लोग तो खुद भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। देखिए कल हमारी 3 बिल्स हो गई जो सुप्रीम कोर्ट ने तजवीज़ की थी कैसे इलेक्शन कमीशन बनाने के लिए एक बॉडी हो, वो बात हुई, तो हर एक चीज़ को दरकिनार करके कानून बनाए गए और देश की जनता पूरी जानती है, तो उन्होंने परिवर्तन किया है, उन्हें मालूम है क्या है। अभी जैसे देखा अब हमारा है जो एलएस के पार्टनर्स हैं उनके ज़िम्मे है कि वो कैसे अपने आप को जोड़े रखें, कैसे प्रो पीपल जो है मामले वैसा अपना उनका अप्रोच हो, तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि ये कामयाबी हो जाएगी। 140 सांसदों का सस्पेंशन आपको लगता है कि सरकार की कायरता को दिखाता है? बिल्कुल दिखाता है, और इसको भी दिखाता है कि सरकार जो है वो मायूस हो गई है, वो घबरा गई है। जो एकता बनी है इंडिया अलायंस की, उससे घबरा कर उन्होंने अब इस हद पे चले गए हैं कि जहां वो बिल्कुल जिसको कहते हैं नंगा हो जाना, लोकतंत्र में वो नंगे हो गए। और मैंने एक शेर पढ़ा था अभी कि खून जब गिरता है तो जम जाता है और जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। तो जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको मिटने का समय आ गया है। और मैं कहना चाहता हूं कि इनको शर्म नहीं आती, ये आज रोना रो रहे हैं कि अपमान हो गया हमारे चेयरमैन साहब का, लेकिन यहाँ पे जो हमारी माएँ और बहनें बैठी थी इसी जंतर मंतर पे, और पहलवान जिन्होंने दुनिया में हमारा नाम रोशन किया था, उनका अपमान हुआ, उस पर इनको शर्म नहीं आई। तो आज जो है ये पूरे, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ 146 एमपीज़ का अपमान नहीं है, ये देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है, ये देश का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, और उसको ख़त्म करने का साजिश है। भाजपा के लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करते लोकतंत्र के अंदर, और वो हर मौके की तलाश में है किस तरीके से बुलडोज़र चला के लोकतंत्र को और संविधान को ख़त्म कर दें। तो आज तक ये घरों पे बुलडोज़र चला रहे थे, अब इन्होंने संविधान के ऊपर बुलडोज़र चला दिया है। आपने 140 करोड़ जनता का जिक्र किया, तो मेरा सवाल ये है कि 140 करोड़ जनता को, इस आबादी को इस मुहिम से सेव फॉर डेमोक्रेसी कैसे जोड़ा जाएगा? देखिए, सेव फॉर डेमोक्रेसी से जोड़ने के लिए हमें बुनियादी मसले जो हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आप पूरे देश में एक हफ्ता मनाइए बेरोजगारी विरोधी, और हर गांव में, हर घर में, हर जगह पर बेरोजगारी के लिए आवाज़ उठनी चाहिए, जलसे होने चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए। एक दिन हम मनाना चाहिए महंगाई के खिलाफ, कि कोई शहर ना बचे, कोई गाँव ना बचे, कोई मोहल्ला ना बचे जहाँ पर महंगाई के खिलाफ जो है हम थालियां ना बजाएं, तालियां ना बजाएं और उनके सिर पर डंडे ना बजाएं। तो हमें आंदोलन सड़क पे करना पड़ेगा। हम जब तक सड़क पे नहीं उतरेंगे मिलकर और दूसरे हमें एक हमारा नैरेटिव आना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हम क्या करेंगे अगर हम सत्ता में आएँ। हम अभी तक वो नहीं दे पाए हैं, हमें वो देना है। जब अगर वो दे पाएंगे तो सवाल सिर्फ सेव डेमोक्रेसी का नहीं है, सेव इंडिया का है। अगर इंडिया बचेगा तो फिर डेमोक्रेसी बचेगी। अगर आज इंडिया नहीं बचा पाए हम 2024 में, तो फिर हमारा संविधान भी ख़त्म, हमारी पार्लियामेंट भी ख़त्म, हमारी डेमोक्रेसी भी ख़त्म। 140 सांसदों के सस्पेंशन के बाद बहुत सारे बिल पास किए गए जो सीधे जनता से भी जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि ये मनमानी करने के लिए सारा सस्पेंशन मोदी सरकार की तरफ से किया गया? देखो, जनता के आवाज़ ये लोग नहीं सुनना चाहते हैं। हमने सांसद लोग क्या उठाया था, हमने सरकार से यही बात बोला था, वो सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ, वो लोग अंदर कैसे आ पाया। अमित शाह जी सदन में आए और बोले किसका गलतियाँ के लिए सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था। अगर देश के संसद सुरक्षित नहीं रहेगा, देश कैसे सुरक्षित रहेगा। लेकिन सरकार हमारे बात नहीं सुने, हमारे 146 सांसद को निलंबन किया। हम जैसा 14 सांसद को, लोकसभा के 3 और राज्यसभा के 11,
कि 14 सांसद को प्रिविलेज कमेटी में रेफर कर दिया। ये सरकार सिर्फ तानाशाही को समझते हैं, सरकार हिटलर राज चलाना चाहते हैं, सरकार मुसोलिनी राज चलाना चाहते हैं। ये जो 3 कानून पास किया, ये जनता के आवाज़ नहीं सुने। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो गोली मारो बोला अनुराग ठाकुर, उसका खिलाफ कोई कार्रवाई होगा क्या? असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगा क्या? धर्म संसद बुला, जो धर्म संसद जो नफरत फैला रहा है, उनके कार्रवाई। आप लिंचिंग का खिलाफ आप बोल रहा है कार्रवाई करोगे, आप बोल रहे हैं नफरत जो भाषण उसका खिलाफ कार्रवाई करोगे। तो अनुराग ठाकुर हो, हिमंत बिस्वा शर्मा हो या धर्म संसद हो, इनका खिलाफ कब कार्रवाई करोगे? सरकार जनता की आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए 146 सांसद को संसद से बाहर कर दिया। लेकिन इससे जनता को नहीं डरा सकेगा, जनता को धमका नहीं सकेगा। जनता इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में, जनता जनार्दन 2024 में जनता को जो मैंडेट देना है वो दे देगा। सांसदों के सस्पेंशन के बाद बहुत सारे बिल पास किए गए। आपको लगता है कि इसी मनमानी को करने के लिए मोदी सरकार ने सारा सस्पेंशन किया है? देखिए, डेमोक्रेसी को बुलडोज किया जा रहा है। सांसदों का निलंबन की क्या ज़रूरत थी? और इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये मनमानी तो कर ही रहे हैं। बिल तो ये फिर भी पास करा लेते, लेकिन जो मैसेज इन्होंने दिया है वो ये दिया कि अगर सवाल पूछोगे तो सबका ये हशर होगा। ये वो पार्टी है जो साम दाम दंड भेद EVM और एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लेके जीतती है। और हमें उम्मीद है कि जनता अब जागरूक हो गई है। आखिर ना तो इन्होंने कुछ बेरोज़गारी के लिए किया, ना महंगाई के लिए किया, ना किसान के लिए किया, ना मरीज़ के लिए किया, ना गरीब के लिए करा। इनके पास फार्मूला है कि आखिर में आके धार्मिक सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करना। अभी देखेंगे आप 22 तारीख को क्या क्या ड्रामे होंगे, और वोट हासिल कर लेना। अब जनता समझ चुकी है, उसके पेट में रोटी चाहिए, पैसा चाहिए, उसको अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए अच्छी तरह से हर चीज़ चाहिए। अब ये खाली हिंदू मुसलमान से काम नहीं चाहिए। मीडिया लगातार कहती है कि संसद में विपक्ष का हंगामा, आप कह रहे हैं जनता को समझा रहे। जनता को समझाने के लिए इंडिया गठबंधन क्या करने वाली है? देखिए, हम ये आज आप देख रही हैं, मीडिया इनके जाल में फंसता है। अभी आपने देखा इतना बड़ा इशू मिमिक्री में छुपा दिया, कोशिश करी। दिन भर मीडिया ढोल बजाता रहा और ये भूल गया कि 150 सांसद निलंबित हो गए। तो इनका तो मीडिया सारा मैनेज्ड है। 146 सांसदों का जो सस्पेंशन है, आपको लगता है कि ये सरकार की कायरता को दिखाता है? देखिए, इस पूरी दुनिया में भारत देश अपने प्रजातंत्र के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि सबसे मैच्योर डेमोक्रेसी इंडिया में है, और डेमोक्रेसी का मूल आधार प्रश्न पूछना है। अगर चुने हुए सांसद सदन में बैठकर प्रश्न नहीं पूछेंगे तो फिर वो करने क्या गए? प्रश्न पूछने के कारण लगभग 150 के आसपास सांसदों को निलंबित कर दिया गया। भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसे हुआ है, और ये एक मानसिकता को दर्शाता है कि मोदी जी हर उस व्यक्ति को जो उनसे प्रश्न पूछता है या उनसे किसी भी तरीके से सवाल पूछता है, उनको या तो वो सस्पेंड कर देते हैं या फिर उसको जेल में डाल देते हैं। तो हमारा ये मानना है कि मोदी जी जिस तरीके से देश को चला रहे हैं, बहुत एनार्की फैला हुआ है चारों तरफ। अब वो समय आ गया है कि सारे लोगों को जो देश से प्यार करते हैं, जिनको इस देश से मतलब है, इकट्ठे होकर इस तानाशाह को हराना बहुत ज़रूरी है। देश में रोज़गारी की समस्या है, उसको निपटाना ज़रूरी है। कई सारी समस्या है, महंगाई की समस्या है, समस्या ही समस्या है देश में। मोदी जी को कोई भी समस्या नहीं दिखाई दे रहा है। उनका एक ही मकसद है कि चुनाव जीतना, चाहे चुनाव लीगल तरीके से ना जीत पाओ तो इलीगल मीन से चुनाव जीतो और सत्ता का भोग करो। उनका एक ही मकसद रह गया है। देश के लिए बहुत ज़रूरी है अभी कि सारे इकट्ठे होकर मोदी जी को हराना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर करना, यही मकसद होना चाहिए। लेकिन इंडिया गठबंधन इस पूरे मुद्दे को जनता के बीच लेकर कैसे जाएगी? कैसे जनता को भी इस मुहिम के साथ शामिल किया जाए? जनता इस मुहिम से शामिल तभी होगी जब आपके मुद्दे जनता के मुद्दे होंगे। अगर जनता का मुद्दा रोजगारी, बेरोजगारी का मुद्दा है, इंडिया गठबंधन बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगी। किसान बड़े मुद्दे हैं, महंगाई बड़ी मुद्दा है। इस तरीके से सारे मुद्दे जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, अगर उन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे, आज आप देखो मोदी जी देश में सारे जनता से जुड़े मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना ऐसे मुद्दों से है जिससे उनको वोट मिलती है। तो अगर इंडिया गठबंधन सही मुद्दे लेकर एकजुट होकर जनता से बात करेगी तो देश की जनता बहुत सयानी है, वो सही निर्णय लेगी। डू यू थिंक मोदी गवर्नमेंट हैज कंप्लीटली गॉट ड्रैकोनियन नाउ? Repeat. Do you think Modi government has completely gone draconian now? Definitely. Why there should be some doubt? Draconian, dictatorial.
and emerging as a fascist one, and this will destroy our nation as we have today. And India is a country with tremendous diversities, and India, as Ambedkar put it, we will have to safeguard our democratic constitutional institutions. Modi government is debasing all the constitutional values, democratic values, dismantling the fundamental structure of our constitution and democracy. That has to be resisted and fought back. And I hope the India Alliance is emerging as an alternative in order to save India, save constitution and democracy. Okay, how will the opposition take this issue to the... Now we are moving towards elections. We will go for a countrywide campaign, political campaign. We will address all issues of livelihood of the people, all issues of democracy, constitution, and mobilize the people, unite the people. सांसदों के सस्पेंशन के बाद बहुत सारे बिल पास किए गए हैं संसद में। आपको लगता है कि यही मनमानी करने के लिए मोदी सरकार ने सारे शायद ऐसा लोग कह रहे हैं, क्योंकि पिछले सत्र में आपने देखा मणिपुर मुद्दे पर जब बात की गई, मांग की गई कि इस पर बोला जाए, तो उस समय भी लगातार लोग वॉकआउट जब कर रहे थे तभी महत्वपूर्ण बिल पारित कर दिए गए। इस बार भी आपने देखा कि इतने सारे सांसदों को 146 सांसद को चुप कराने के लिए पूरी तरह से निलंबित किया गया। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगने लगा है कि हर सत्र में किसी छोटे से मुद्दे को लेकर जानबूझकर सत्ता पक्ष थोड़ा अड़ियल रवैया अपनाती है और तमाम महत्वपूर्ण बिल्स जो कि जिस पर बहस बहुत ज़रूरी होता है, जिसका विरोध ज़रूरी होता है, तो उसको पारित करा रही है। क्योंकि अभी देखिए CRPC वाले बिल में भी कई एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, तो उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो जनता को परेशानी में डाल सकती है। इस पर विपक्ष की कोई राय ही नहीं ली गई। विपक्ष को एक तरह से पूरी तरह से नकार करके उन पर थोपा जा रहा है। ये पूरा देश इसके लिए चिंतित है कि आने वाले समय में लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा, कैसे उसकी रक्षा होगी। इसीलिए आज इंडिया गठबंधन का ये धरना प्रदर्शन पूरे देश भर पर है। थैंक यू सो मच।